फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चीज होती है? फ्रिक्शन एक फोर्स है। क्या ये एक फोर्स है? लेकिन ये फोर्स जो है ना, इसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है जो तब एक्ट करती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करने लगती है। ठीक है, ये एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है जो तब एक्शन में आती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने लगती है। ठीक है, ये फोर्स, इट इज एन अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन द सरफेस। ये देखो कहाँ एक्ट करती है, यहां एक्ट करेगी। इट इज एन अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन द सरफेसेज ऑफ टू बॉडीज। इट इज अपोजिंग फोर्स एक्ट कहाँ एक्ट करेगी? एक्ट बिटवीन द सरफेसेज ऑफ टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, दो बॉडीज जब कॉन्टैक्ट में आती हैं और उन बॉडीज की वो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में होती है, उस सरफेस पे लगती है ये फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और आती कब है ये तब आती है, इसकी मतलब लगने की पोजीशन कौन सी है ये, और एक्ट कब करेगी, स्टार्ट कब करेगी? फ्रिक्शन लगना स्टार्ट कब करती है? जब व्हेन वन बॉडी मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। और ऐसा भी नहीं है कि मूव करती रहे तभी फ्रिक्शन लग सकती है। और ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, और ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। ठीक, समझ आया? तो क्या होती है फ्रिक्शन? क्या चीज है? फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है जो लगती कहां पे है? इट एक्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज हैं, कॉन्टैक्ट में आएंगी, तो वो सरफेस जो उनके कॉन्टैक्ट में है ना, देखो ये वाली सरफेस थोड़ी है कॉन्टैक्ट में, ये भी सरफेस नहीं है कॉन्टैक्ट में, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाली सरफेस जो मैंने रेड पेन से ड्रा की है, ये ऐसी सरफेस है जो इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर है। इस सरफेस पे लगेगी क्या? फ्रिक्शन फोर्स। इस सरफेस पे लगेगी क्या? फ्रिक्शन फोर्स। और कब लगेगी? ये तब लगेगी जब ये बॉडी मूव करने लगेगी इस बॉडी के ऊपर, है ना। ये तब एक्ट करती है जब वन बॉडी ट्राइज टू मूव और ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। जब ये बॉडी मूव कर रही हो या फिर करने की कोशिश कर रही हो, जरूरी नहीं है कि कर ही रही है, हो सकता है भी ट्राई कर रही हो मूव करने की, है ना। तो जब ऐसा होता है तब आती है कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तब आती है कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसे सपोज करो एक टेबल है, ठीक, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक टेबल है, उस पर तुमने इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अभी क्या इस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है, क्या अभी इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी? क्या अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी? नहीं कर रही होगी, अभी नहीं कर रही होगी। अभी इस पे दो ही फोर्सेस लग रही हैं, एक तो वेट mg जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस पे कोई बाहर से मैं धक्का लगाऊं, है ना, सपोज करो कि मैं अब इसको पुश करने लगा हूं यहां से, ठीक है, मान लो मैंने कुछ फोर्स F लगाई इस ब्लॉक को इस टेबल से हटाने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं? कुछ फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं कुछ ये फोर्स लगाऊंगा तब होगा क्या? तब क्या ये एकदम से मूव करने लगेगा? नहीं, मुझे फोर्स कुछ लगानी पड़ेगी। तो तब हमें फील होगा, जब हम इसको इस जगह से हटाने की कोशिश करेंगे तब हमें फील होगा कि यार ये अपनी जगह से हट नहीं रहा है, कोई ना कोई तो अपोजिट फोर्स लग रही है, कोई ना कोई तो फोर्स है जो इस मोशन को नहीं होने दे रही है ना। कोई ना कोई तो अपोजिंग फोर्स है जो इस मोशन को नहीं होने दे रही है, इस मोशन के अपोजिशन में है वो फोर्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये फोर्स तभी एक्ट करती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर चलने लगती है, और एक्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में करती है। ये आप बॉडी को यहां चलाना चाहते हो, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी। आप बॉडी को इधर चलाना चाहते हो तो फ्रिक्शन इधर लगेगी। मतलब फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट ही लगने वाली है। फ्रिक्शन हमेशा जो मोशन होगा किसी बॉडी का उसके विपरीत ही लगने वाली है, उसके अपोजिट ही लगने वाली है। दैट इज व्हाई इट इज अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। तब इसको क्या कहा जाता है? अपोजिंग फोर्स कहा जाता है। जैसे मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा तब जैसे मैंने यहां पे डायग्राम में बताया, जब यहां से मैं अप्लाइड फोर्स, इसको लिखता हूं मैं अप्लाइड फोर्स क्योंकि ये फोर्स लगाई जा रही है। तो जब मैं यहां पे अप्लाइड फोर्स मतलब फोर्स अप्लाई करूंगा तब एक्शन में आएगी कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैंने स्मॉल एफ से दिखाया हुआ है। तब आएगी क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं ये अप्लाइड फोर्स हटा दूं, मैं नहीं लगाऊंगा अप्लाइड फोर्स, क्या अभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी? क्या
नहीं होगी यार, अभी क्यों होगी? अगर अब होगी तो उसका मतलब बॉडी खुद ब खुद पीछे की तरफ चलना शुरू होगी, तो तब तो ये सपोर्ट कर रही है मोशन को, नहीं, तब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती ही कब है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती ही कब है? जब बॉडी एक सरफेस के ऊपर मूव करने लगती है या फिर मूव करने की कोशिश कर रही होती है, उस समय हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आती है। समझ आया यहां तक? अब ये फ्रिक्शन क्यों आती है? ये फ्रिक्शन आती क्यों है? रीजन क्या है इसका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन दो तरीके से हम समझेंगे। एक तो है ओल्ड व्यू, ठीक है, क्लासिकल व्यू जिसको कहते हैं। ओल्ड व्यू या क्लासिकल व्यू में क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन क्यों होती होगी? देखो, फ्रिक्शन इसलिए होती है, ये दो तरह के हम लोग रीजन बता सकते हैं। एक ओल्ड व्यू है जिसको हम क्लासिकल व्यू भी कहते हैं, और एक मॉडर्न व्यू है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, क्लासिकल व्यू, ठीक है, मतलब थोड़ी पुरानी ऐसी बात है तो इसलिए इसको क्लासिकल बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ऐसा है कि बोला जाता है कि भाई साहब जो तुम्हें सरफेस दिख रही है ना, स्मूथ है ना, जैसे मुझे लग रहा है ये बोर्ड बड़ा स्मूथ है, बट ये स्मूथ होती नहीं है। अगर इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखा जाए, है ना, थोड़ा डिटेल में अगर देखा जाए, तो हम पाएंगे कि रफ सरफेसेस में तो ये चीजें हमें देखने को मिल ही जाती है, लेकिन जो हमें स्मूथ भी दिख रही होती है वो भी स्मूथ नहीं होती है, उसमें भी छोटे 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 आप देखोगे तो इस तरह से डिप्रेशंस होती हैं, इस तरह से, ठीक। तो मान लो ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, वो भी ऐसी ऐसी होती होगी, है ना, हमें लग रहा है वो स्मूथ है, बट वो स्मूथ नहीं होगी। उसमें कहीं ना कहीं, जैसे देखो हमारी स्किन है ना, हमें लगता है बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अब इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो तुम्हें लगेगा कि इसमें ढेर सारे खड्डे हैं, है ना। तो ओल्ड व्यू ये कहता है कि कोई भी सरफेस जो होती है हम उसको प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी वो स्मूथ है। कोई भी जो सरफेस होती है उसमें इस तरह से ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन। और ये जो अपर डायरेक्शन में है ना, ये अपर डायरेक्शन में जो चीजें हैं इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। तो ओल्ड व्यू ये कहता है कि कोई भी आपके पास सरफेस है उसके अंदर, चाहे वो आपको स्मूथ भी क्यों ना दिखे, लेकिन वो भी एक रफ सरफेस की तरह बिहेव करती है, एक रफ सरफेस की तरह बिहेव करती है। और इसमें डिप्रेशंस होते हैं और प्रोजेक्शंस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं और प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन और प्रोजेक्शन होते हैं। अब होता क्या है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर हम रख देते हैं, है ना, और तब क्या होता है, ये जो डिप्रेशन और प्रोजेक्शन है ना, ऐसा दिखाता हूं, मान लीजिए डिप्रेशन प्रोजेक्शन है, ये इनकी हो जाती है आपस में इंटरलॉकिंग, है ना, क्योंकि देखो डिप्रेशन प्रोजेक्शन में एंटर कर लेगा और इस तरह से क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है ना, प्रोजेक्शन और डिप्रेशन आपस में इस तरह से इंटरलॉक हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूं तो देखो मुझे पहले ये इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी, है ना, मुझे इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको मूव कर पाऊंगा। इसका मतलब जो मैं मोशन करना चाहता था उसको रोका किसने? उसको रोका इन इंटरलॉकिंग्स ने। किसने रोका? इंटरलॉकिंग ने। ये इंटरलॉकिंग किसने की? इंटरलॉकिंग बिटवीन डिप्रेशंस एंड प्रोजेक्शंस, इंटरलॉकिंग बिटवीन डिप्रेशन एंड प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये जो इंटरलॉकिंग है किसके बीच में? डिप्रेशन में और प्रोजेक्शन में। इसी इंटरलॉकिंग की वजह से ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होती है। और ये इंटरलॉकिंग जैसे जैसे आप आगे चल, ये तो हो गया कि रखा है तो इंटरलॉकिंग हो गई, ऐसा नहीं है। जब ये बॉडी उस सरफेस के ऊपर मूव भी कर रही होगी तब भी उसी टाइम से क्या होता जाएगा, लगातार ये इंटरलॉकिंग बनती जाएंगी और हमें हर समय जब बॉडी को मूव करवाना है तो हमें हर समय इन इंटरलॉकिंग्स को तोड़ना पड़ेगा। और यही रीजन है किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। ये था ओल्ड व्यू, ठीक है, ओल्ड व्यू, क्लासिकल व्यू कहता है इस तरह से होता है। लेकिन एक है मॉडर्न व्यू। क्या है एक मॉडर्न व्यू? मॉडर्न व्यू क्या कहता है, यहां लिख दूं क्या? मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि जब दो पार्टिकल्स पास आते हैं, है ना, दो पार्टिकल्स पास आते हैं, तो इसका मतलब मॉडर्न व्यू में क्या है ना, हम थोड़ा डिटेल में एटॉमिक लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल तक जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है भाई साहब ऐसा है, जब आपके पास दो बॉडीज हैं और एक बॉडी को जब दूसरी बॉडी के ऊपर तुमने रखा, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, उसमें जो एटम्स हैं, हर चीज किससे बनी है? एट द एंड ऑफ डे इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो क्या होता है, और एटम खुद किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कहता है कि जब आप दो बॉडीज को पास लाते हो तब होता क्या है कि एक बॉडी के जो एटम्स हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं दूसरे बॉडी के एटम के साथ,
है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, है ना, अगर हम ये कहते हैं दो मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं? उनको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। चलिए, तो अब क्या होता है जब दो बॉडीज पास पास आई तो उनके एटम्स भी पास पास आए। मॉडर्न भी ये कहता है कि जब दो बॉडीज पास पास आई तो क्या हुआ? उनके मॉलिक्यूल्स भी पास पास आए। जब उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आए, उनके एटम पास पास आए, तो हुआ क्या? ये जो एटम है इसका एक न्यूक्लियस, मान लो ऐसे सपोज करते हैं इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस मान लो इसका भी इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, सपोज कर रहे हैं ऐसे ही, अब होता क्या है कि यहां ये जो न्यूक्लियस है ना, फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकंड एटम, ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस। तो हो रहा क्या है कि यहां का जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है ना। क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बड़ा कम हो गया, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डेवलप हो गई, है ना। ये पॉजिटिव है ना न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो होगा क्या? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करेंगे? क्या करेंगे ना। तो यही होता है, मॉडर्न व्यू कहता है कि ऐसा होता है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से द एटम्स ऑफ द फर्स्ट मटेरियल या जो सरफेस है वो गेट अट्रैक्टेड टू द एटम्स ऑफ द सेकंड मटेरियल, है ना। तो वो अट्रैक्ट भी कैसे करते हैं? इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। यही रीजन बनता है, इस तरह से फोर्स डेवलप हो गई। तो हमें जब इसको मूव करना होगा तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स को तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो मूव कर पाऊंगा। और क्योंकि आपने जब एक बार इन सरफेस इस लॉकिंग को तोड़ा तो क्या आपने उस चीज को उठा लिया? क्या नहीं, अभी भी आप उस सरफेस के ऊपर ही मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी उतना ही डिस्टेंस है ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अभी भी उतना ही है। और अगर ये अभी भी उतना ही है तो लगातार ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही बनी रहेगी। तो उसका मतलब जब तक मुझे बॉडी मूव करनी है तब तक मेरे को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ काम करना पड़ेगा। यही है रीजन किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। इसी की वजह से क्या आ रही है? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रही है ना। इसी की वजह से डेवलप हो रही है ना, क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बड़ा कम हो गया, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो सकती है, दो तीन होती है। एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सुना होगा आपने ना, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी डेवलप हो सकती है ना। तो ढेर सारी फोर्सेस होती है एटॉमिक लेवल पे, ढेर सारी फोर्स होती है जो एटॉमिक लेवल पे यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं जब हम इनके कॉन्टैक्ट में इनको लाते हैं, ठीक है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाती है और उसको ही तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। इसीलिए यही रीजन बनता है किसके? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। यही रीजन बन रहा है किसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। तो दोनों व्यू अपनी अपनी जगह ठीक है ना, अपनी अपनी जगह ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना व्यू है, ये थोड़ी एटॉमिक लेवल पे बात नहीं करता है ना। तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाता है, थोड़ा एटॉमिक लेवल पे बात करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी लग रही है उसकी बात करना लगता है। तो ये मॉडर्न व्यू है, ये है आपका ओल्ड व्यू। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है? इट इज एन अपोजिंग फोर्स। व्हाई इट इज एन अपोजिंग फोर्स? क्योंकि ये तब लगती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को मूव करने लगती है, और क्या ये मोशन को फेवर कर रही है या उसके अपोजिट में है? उसके अपोजिट में है ना। ये मोशन को फेवर नहीं करती, ये नहीं चाहती कि हाँ बॉडी मूव कर। हम तो बॉडी मूव करवाना चाहते हैं, ये तो उसको रोक रही है ना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। क्योंकि हम जो चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि बॉडी मूव करे और ये चाह रही है कि बॉडी ना मूव करे, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। दैट इज व्हाट इज अपोजिंग फोर्स, है ना। और लगती कहाँ है? बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट में सरफेस है उस पे लगती है। कब लगती है? जब बॉडी मूव कर रही है या फिर करने की कोशिश कर रही है ना, तब ये एक्ट करती है। समझ आया? क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़े, चलिए अब पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। टाइम क्या हुआ? 7:20 है? अच्छा पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ेंगे हम इसकी। वीडियो चल रही है ना, बाद में पढ़ाना है मैंने इनको, ये वीडियो सेंड करनी है इनको। अच्छा, तो अब हम करते हैं टाइप्स, ठीक है। फ्रिक्शन की अलग अलग टाइप्स हैं। फ्रिक्शन मेनली 3 तरह की होती है, ठीक। एक है जिसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन।
सेकंड है जिसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड है जिसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक एक करके समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन तब आती है बॉडी पे। देखो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब ही क्या था? रुकना, रुका हुआ। सपोज कर लो इस तरह से आपके पास क्या है, एक टेबल है और टेबल पर तुमने रखा है एक ब्लॉक, ठीक। अब आपको पता है दो फोर्सेस तो जब रख दिया तो दो चीजें तो उस पर एक्ट कर गई। कौन कौन? हाँ, एक mg है ना, एक इस पे नॉर्मल डायरेक्शन r। तो ये तो एक्ट करना ही करना है ना, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये नहीं भी दिखा रहा हूं डायग्राम में तभी ये तो है ही है। अब कहानी स्टार्ट होती है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो क्या होती है, ये तब एक्ट करती है जब बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेस्ट पे तो यहां पे कहीं आ जाएगी फ्रिक्शन, नहीं। अब आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? यहां पे एक फोर्स लगा रहे हो, आप इसको हिलाना चाहते हो तो आप एक फोर्स लगाने लगे हो जिसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अप्लाइड फोर्स। इसको मैं कैपिटल एफ के साथ लिख देता हूं। कई बार बुक्स में पी के साथ भी लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो एफ की बात करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसको भी डिनोट करना है, तो कोई कैपिटल एफ के साथ लिखता है इसको, तो कोई पी के साथ भी लिखता है। हो सकता है बुक्स में पी के साथ भी लिखा हो। तो अब मैंने इस पर फोर्स लगाई, मैं इसको हिलाना चाहता हूं, ठीक है। अब ये हिल नहीं रहा है, मैं इसको, हो सकता है मान लो 10 kg का, और मैं अभी फोर्स लगा रहा हूँ अभी हिल नहीं रहा है। तो अभी जब ये नहीं हिल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रही है। नहीं हिल रहा का मतलब क्या है? मतलब फ्रिक्शन, मुझे फ्रिक्शन महसूस हो रही है ना। तो इस पे जैसे मैं ये फोर्स अप्लाई करूंगा वैसे वैसे आपको यहां पर महसूस होगा कि अपनी जगह से अभी हिल नहीं रहा है। तो जब तक ये हिल नहीं रहा है, जब तक ये अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, ये मूव नहीं कर पा रहा है, उस टाइम जो आपने अप्लाई फोर्स की, आपने फोर्स अप्लाई की और ये मूव नहीं कर रहा है, आपने फोर्स अप्लाई की, ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां से कुछ लग रहा है ना। तुम यहां से फोर्स लगा रहे हो और ये बॉडी वहां नहीं जा रही है, तो उसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ लग रहा है। तो वहां से क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रही है। और वो जो फ्रिक्शन है ना, जो कब एक्ट करती है? जो एक्ट करती है बिफोर द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, ठीक है। जब बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करती है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कब लग रही है ये? बिफोर मोशन, ठीक है। आप चाहते हो मोशन आए, आप फोर्स लगा रहे हो उस समय, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, तो मोशन से पहले जब आप मूव करना चाहते हो और मोशन से पहले जो फ्रिक्शन एक्ट करती है ना बॉडी पे, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अभी बॉडी चली नहीं है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? समझ आया? कोई भी चीज हो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है ना, क्योंकि आप बॉडी को जब मूव करोगे एकदम से मूव होती नहीं है वो, उस टाइम मूव करने से पहले कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है। मूव करने से पहले वाली जो फ्रिक्शन है ना उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मूव करने से पहले वाली जो फ्रिक्शन है उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है देखते हैं। मान लो इस तरह से एक टेबल और उस पर रखा हुआ है एक ब्लॉक, ठीक। और जैसा तुम्हें पता ही है, मान लो इसका मास है मैं, तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है जी। अब सुनो, अब तुमने फोर्स वही अप्लाई की, तुमने फोर्स, तुम तो चाहते हो ये मूव करे, अप्लाइड फोर्स। और जब तक हम फोर्स अप्लाई करेंगे नहीं तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी भी नहीं। मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स अप्लाई की, मतलब फोर्स अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स अप्लाई की, वाह। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी। अब तो मैंने क्या किया, ये फोर्स अप्लाई की। अब देखो ये मूव नहीं कर रहा था, मान लो ये ब्लॉक जो है ना 10 न्यूटन के बाद मूव करेगा, तो मैंने क्या किया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, मैं लगाता जा रहा हूँ और ये चल नहीं रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बस ये चलने ही वाला होगा, है ना। एक टाइम आएगा जब ये चलने वाला होगा, मतलब मैं मैक्सिमम 10 न्यूटन के बाद इसने 10 न्यूटन में हिलना है, सपोज कर लेते हैं। तो अब वो जो 10 न्यूटन वाली वैल्यू है ना, बस अब इसके बाद और धक्का, में और फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस अब ये 10 न्यूटन पहुंच गया, अब ये चल पड़ेगा, है ना। तो वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, अब तो ये चल पड़ेगा। तो वो बिफोर जस्ट बिगन टू स्लाइड, जब आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी बस सब चलने ही वाली है ना। जब आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी अब चलने ही वाली है, वो जो मूवमेंट है ना, उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रही है ना, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब लगती है? या यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन भी आ जाएगी। और ये फ्रिक्शन कब आती है? व्हेन बॉडी
जस्ट बिगन टू स्लाइड, जस्ट बिगन टू स्लाइड, बस बॉडी चलने ही वाली है, उस समय जो फोर्स आती है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज है यार? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज है? इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब अभी भी बॉडी मूव नहीं करी है, बस मूव करने ही वाली है ना? अभी बॉडी ने मूव नहीं किया हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम पे भी बॉडी ने मूव नहीं किया हुआ है, लेकिन बस अब करने ही वाली है, वो लास्ट लिमिट पहुंच चुकी है, हमने इतनी फोर्स लगा दी है कि अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को पार करने वाली है। कौन? ये हमारी अप्लाइड फोर्स। तो वो जो लास्ट वैल्यू है ना, उस लास्ट वैल्यू को, यानी कि उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई साहब? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, समझ आ गया? अगला करें। अब सुनो, अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? अब तो तुम्हें आइडिया हो ही चुका होगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चीज होती है ना? मान लो इस तरह से टेबल है, हमारे पास वही ब्लॉक है जिसका मास m है, ये mg, ये नॉर्मल डायरेक्शन r। अब हमने फोर्स लगाई, कौन सी? कैपिटल F फोर्स लगा दी। ये कौन सी हमारी? अप्लाइड फोर्स। दिस इज अप्लाइड फोर्स। नाउ अब सोचो, आपने फोर्स लगाई, अब बॉडी मूव करने लगी है, अब बॉडी मूव करने लगी है। जब बॉडी मूव करने लग गई, क्या उस टाइम फ्रिक्शन खत्म हो गई क्या? ऐसा थोड़ी कि पहले तो बड़ा ही जोर लग रहा था, अब जब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस कर दी, अब हम जोर लगा ही नहीं रहे, अब ऐसे चल बॉडी चल पड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर भी फ्रिक्शन लग रही होती है। जब बॉडी चल रही है उस टाइम भी फ्रिक्शन लग रही होती है ना? ऐसा थोड़ी है कि चलती हुई बॉडी में फ्रिक्शन ही नहीं लग रही, चलती हुई बॉडी पे भी फ्रिक्शन लगती है। हाँ, ऐसी बात है कि रुकी हुई पे थोड़ी ज्यादा थी और चलती हुई बॉडी में थोड़ी कम होती है ना? जैसे देखो, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तो पहला गियर डालना पड़ता है ना? वहां तो पहला गियर डालना पड़ता है थोड़ा, तो क्योंकि उस टाइम बड़ी ज्यादा फ्रिक्शन होती है। तो उसके टाइम जब हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी और चल पड़ी, फिर तुम दूसरे पे चलाओ, तीसरे पे चलाओ, चौथे पे चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशंस। तो यानी कि अब वो फ्रिक्शन जो तब एक्ट करे जब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो फ्रिक्शन जो तब एक्ट करे जब बॉडी मूव कर रही है, उस टाइम पे एक तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होगी, है ना? वो वाली फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होगी, है ना? इसके कंपैरिजन में तो कम ही होगी। और उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव कर रही है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये कब एक्ट करती है? व्हेन बॉडी इज मूविंग, व्हेन बॉडी मूविंग। तो जब बॉडी मूव कर रही है, जब बॉडी मूव कर रही है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो तीन तरह की फ्रिक्शन पढ़ी हम लोगों ने, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन जो तब एक्ट करती है जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज है? इट इज अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। बस वो फ्रिक्शन की वैल्यू जब बॉडी पर जस्ट बिगिन टू स्लाइड, बस अब स्लाइड होने ही वाली है, उस समय जो फ्रिक्शन लगती है, कौन सी? लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो सिंपल सी बात है, जब बॉडी मूव कर रही है उस टाइम पे भी फ्रिक्शन लग रही है, उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रही है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, एक चीज यहां पे और समझने वाली ये है कि यार ये जो होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो बदली जा सकती है, ठीक? लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक? काइनेटिक फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू। बट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, ये कोई इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम होता है सेल्फ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी 1-2 नंबर में, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। क्यों बोलते हैं अभी हम समझेंगे, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, क्यों कहते हैं? अब सुनो, इसका ग्राफ भी बनता है, ग्राफ बना ले पहले या इसको कर ले? देखो पहले इसको कर लेते हैं। देखो सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू क्यों कहते हैं इसको? यहां पर ऐसा है ना, आपके पास एक ब्लॉक है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो आपने इसमें फोर्स लगाई, आप जितनी सी फोर्स यहां से लगाते हो ना उतनी ही फ्रिक्शन एक्ट करती है पीछे। यहां से आपने कम फोर्स एक्ट की, वहां से भी कम ही फ्रिक्शन लगी, ठीक है? यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये इस बात पे डिपेंड कर रही है कि तुम
अप्लाई कितनी कर रहे हो फोर्स, हम थोड़ी सी मान लो 10 न्यूटन पे ऐसे सपोज कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, या लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन की ताकत लगाऊंगा तब ये ब्लॉक हिलेगा। लेकिन तुमने क्या किया, 1 न्यूटन फोर्स आई, तो उसका मतलब वहां से जो फ्रिक्शन आ रही है वो भी कितनी है, 1 न्यूटन। तुमने 2 न्यूटन की लगाई, कितनी फोर्स लग रही है, 2 न्यूटन। 3 वहां से कितनी लग रही है, 3। भाई लगनी भी चाहिए तभी नहीं हिल रहा है ना। अगर तुमने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और वहां से 2 की ना लगे तब तो चल पड़ा, और अगर तुमने 2 न्यूटन की लगाई और वहां से 3 की लगे तब तो इधर चल पड़ा, नहीं चल रहा है ना, वो तो ब्लॉक वहीं पे रहा। इसका मतलब जैसे जैसे तुमने अपना फोर्स को इंक्रीज किया, अप्लाइड फोर्स की जैसे वैल्यू बढ़ती गई, वैसे ही वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी भी वैल्यू बढ़ती गई। और बढ़नी भी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 10 न्यूटन में की ताकत लगाने पे ये हिलेगा, तो फिर अगर तुमने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये नहीं हिला, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वहां से 1 न्यूटन की फोर्स लगी, बराबर लगनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं ले सकती। तुमने 1 न्यूटन की लगा रहे हो, वहां से 2 न्यूटन की लगे तो फिर तो ये चल पड़ा इधर, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए तुमने 1 न्यूटन की लगाई, वहां से 0.5 न्यूटन की लग रही है फ्रिक्शन, तो चल पड़ा, फिर कहां रुका ये, फिर कहां रही स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इसका मतलब जब मैंने 1 न्यूटन की लगाई वहां से 1 न्यूटन, मैं 2 लगाई वहां से 2, मैंने 3 लगाई वहां से 3, बराबर। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ए कहां रही, क्या ये एक वैल्यू है क्या, नहीं यार, इसकी वैल्यू तो डिपेंड कर रही है किस पे, अप्लाई फोर्स पे। और ये देखो कैसी फ्रिक्शन है, खुद एडजस्ट कर रही है वैल्यू, सेल्फ एडजस्टिंग मतलब खुद एडजस्ट कर रही है कि मेरी वैल्यू क्या होनी है, डिपेंड कर रहा है फोर्स कितनी लगने वाली है। 2 न्यूटन तो कहती ठीक है मैं भी 2 न्यूटन, खुद एडजस्ट कर रही है। 3 न्यूटन तुमने बढ़ा दी, लो 3 न्यूटन। 4 न्यूटन, लो 4 न्यूटन। तो यानी कि ये जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये ऐसी फ्रिक्शन है, ऐसी फोर्स है जिसकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रही है कि भाई साहब आप फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। लेकिन देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में क्या हो रहा है, हमें पता है कि 10 न्यूटन में हिलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि 11 न्यूटन में से इसने अपनी जगह से मूव करना, नहीं, इसकी एक लास्ट लिमिट ही है क्या, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की वैल्यू लगाऊंगा तो ये चल पड़ेगा, उस टाइम थोड़ी ये कहेगा कि हाँ मैं 11 पे चल लूंगा, नहीं 10 पे चलना ही है इसने। तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो एक वैल्यू है ना, दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, डेफिनेशन खुद ही बोलती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोई ना कोई तो वैल्यू एक ही होनी है, वो 10-15 वैल्यू थोड़ी होनी है। तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसकी एक वैल्यू। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चीज है, ये भी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू भी नहीं बदलती। ये भी नहीं देख रही है कि तुम अब कितनी फोर्स लगाने वाले हो, जितनी ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसकी जितनी वैल्यू है उतनी रहने वाली है, उस हिसाब से ये चलने वाली है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका ग्राफ समझते हैं, बता दूं उसको। अब इन्हीं तीनों फ्रिक्शन का ना ग्राफ समझते हैं, ग्राफ कैसा बनता है बता दूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल रहा है ना। सुनो, अगर इसका ग्राफ बनाए, एक तरफ क्या लगाए हम, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो यहां पे लिखो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और दूसरी तरफ क्या लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या हो रहा है, इसका ना ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, ये ग्राफ है इसका। ठीक, तो सिंपल सा ग्राफ है इसका। देखो मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है जी। अब देखो ये ओ से लेके ए तक क्या हो रहा है, ये देखते रहना, ये अप्लाई फोर्स है, यानी कि मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, तो फोर्स देखो, फोर्स ऑफ अप्लाई फोर्स इतनी सी थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी सी, मैंने अप्लाई फोर्स जो फोर्स लगा रहा हूं बढ़ाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई, ये स्मॉल एफ है ना, मान लो ये कैपिटल एफ है। तो जब अच्छा अब देखो मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ाई, तो ये क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ने शुरू होगी। तो इसका मतलब ये ओ से लेके ए तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहा हूं फ्रिक्शन बढ़ती आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब ये ओ से लेके ए तक, ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये कौन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। व्हाट इज दिस, इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। द ओ ए पार्ट इन दिस ग्राफ, ओ ए पार्ट रिप्रेजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इन दिस ग्राफ ओ ए पार्ट रिप्रेजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की ना एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली, लास्ट एक ऐसा पॉइंट था पूरी पीक, अब उसके बाद ये गिरने लगी। तो ये जो पीक है ना मैक्सिमम, यही तो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है ना स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये जो पीक है ना, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको मान लो एफ एस करके लिख दिया,
लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैं लिख दूं एफ एल करके, ठीक है। एट पॉइंट ए इन दिस ग्राफ द पॉइंट ए रिप्रेजेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीधा बोलना इन दिस ग्राफ पॉइंट ए रिप्रेजेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद देखो क्या होगा, कुछ वैल्यू कम हुई फ्रिक्शन की, है ना, कम हुई कम हुई कम हुई, और फिर देखो एक बी से लेकर सी तक तुम देखोगे ना, ये देखो इसके बाद इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी फिर से, ये देखो, है ना, ये देखो ये फिर कांस्टेंट है, सीधी चल रही है वैल्यू, है ना, देखो कांस्टेंट है ना। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू अब मिल रही है ना मेरे को, जब बॉडी मूव करने लगी है, इन दिस ग्राफ बीसी रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एफ के कर दो उसको, ठीक है। समझ आया, सिंपल सी बात है, तीन तरह की फ्रिक्शंस थी, अगर हम उसका ग्राफ बनाने लगेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओ से लेके ए तक तुम देख रहे हो, जैसे जैसे हम अप्लाई फोर्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ओ से लेके ए तक व्हाट इज दिस, इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी मूव नहीं कर रही स्टैटिक फ्रिक्शन अभी तक। लेकिन फिर एक मैक्सिमम वैल्यू है, वो जो मैक्सिमम पीक वाली वैल्यू है ना, जिसको मैंने कहा था मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसके बाद देखो फ्रिक्शन कम हुई, इसका मतलब उसके बाद बॉडी ने मूव करना था, अभी तक फ्रिक्शन कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है, तो बॉडी मूव कहां करेगी। लेकिन तुम देख रहे हो आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन, आफ्टर दिस पीक वैल्यू कम हुई, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हुई, आफ्टर दिस पीक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हुई, और जब कम होगी भाई साहब, इसका मतलब बॉडी चलने लगी है, बॉडी चलने ही वाली है। फ्रिक्शन जब कम हो जाएगी तो बॉडी चलेगी ना। तो ये जो टॉप वाली वैल्यू है ना, जिसको मैंने ए के साथ रिप्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद वैल्यू कम हुई, उसके बाद फिर से कांस्टेंट हो गई, कम होने के बाद फिर से कांस्टेंट हो गई। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू फिर मुझे मिलने लगी है ना, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, देखो ग्राफ में दिखता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेकिन क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है क्या, नहीं, वो डिपेंड करता है तुम कितनी फोर्स लगाते हो। इसीलिए तो कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। समझ आया, क्लियर हो गया ये ग्राफ, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल हम लोग समझेंगे फ्रिक्शन के भी कुछ लॉज हैं, है ना, जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था हमने, ऐसे ही फ्रिक्शन के भी कुछ लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम समझेंगे फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज हैं। आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह इसी समय।